जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। पिछले क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने शिक्षण पर चर्चा किया था, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो टॉपिक है या सौ टॉपिक है, उसी के अंतर्गत शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं को समझते हैं कि कौन कौन सी इसकी शिक्षण की विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला विशेषता है अधिगम में सहायक। ठीक है, तो शिक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान कराता है, और जब वो ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं तो उस ज्ञान का वो विविध क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, और यही शिक्षण है जिसके माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो इसलिए ये जो विशेषता है अधिगम में सहायक, मतलब शिक्षण जो है वो सीखने में सहायक होता है। और कोई भी बच्चा जब सीख लेता है, विभिन्न विषयों का ज्ञान हो जाता है, तब वो बच्चा जहाँ भी जाता है उस ज्ञान का प्रसार और विस्तार करता है। ठीक है, उसके बाद है सूचना संप्रेषण। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो संभवतः कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में हर एक समय कहीं ना कहीं किया जा सकता है। अब ये जो शिक्षण होता है वो संप्रेषण के माध्यम से किया जाता है, मौखिक होता है, लिखित होता है, और इसके माध्यम से भी बच्चों का कहीं ना कहीं प्रभावी ढंग से सीखना होता है। जितना अच्छा संप्रेषण होगा उतना अच्छा बच्चे का अधिगम होगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं विशेषता है सूचना संप्रेषण। और जब भी शिक्षण का कार्य किया जाता है तो बच्चों को तमाम तथ्यों की जानकारी, तमाम नियमों की जानकारी, जो विषय से संबंधित भी हम लोग कह रहे थे, तो विषयों की भी जानकारी दी जाती है। और समय समय पर जो आधुनिक सूचनाएं हैं उसको भी टीचर कहीं ना कहीं बच्चों को बताता है, जिसका उपयोग वो अपने जीवन में बच्चा कर सके। तो क्या किया जाता है, सूचना संप्रेषण भी शिक्षण में किया जाता है। ये भी शिक्षण की विशेषता है। कौशल क्षमता का विकास। ठीक है, तो शिक्षण द्वारा छात्रों में कौशल क्षमता का भी विकास किया जाता है। अब बच्चे जब भी शिक्षण किया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो बच्चे अपनी आयु, बुद्धि लब्धि, स्तर के अनुसार उसको सीखते हैं। अब जब सीखते हैं तो उनमें कौशल का डेवलपमेंट होता है। हर एक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के कौशलों का विस्तार या डेवलपमेंट कहीं ना कहीं किया जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, वो जो कौशल का क्षमता का विकास होता है वो भी शिक्षण के द्वारा ही हो पाता है। छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। ठीक, तो शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन होता है जब बच्चा सीखता है। तो ये भी क्या है, शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया तब पूर्ण मानी जाती है जब बच्चे का अधिगम होता है। तो वो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाए, अपेक्षित परिवर्तन लाए, जिससे कि उस बच्चे का सीखना हो जाए। और ये तब हो पाता है जब छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया चलती है, और उस अंतःक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा जो ज्ञान, सूचना, नियम, तथ्य की जानकारी दी जाती है वो बच्चा आसानी से सीखता है, और सीखने के पश्चात उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है। वो भी क्या है, शिक्षण है, जो कि छात्रों के व्यवहार में क्या कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन होने का वो बच्चा अपने जीवन में उसका प्रयोग भी कर रहा है सीखने का। ठीक है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। जब शिक्षण किया जाता है शिक्षक के द्वारा तो एक निश्चित उद्देश्य बनाए जाते हैं, और उस उद्देश्य को बना करके ही लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। जब तक टीचर उद्देश्य निर्मित नहीं करेगा तब तक, या प्लानिंग नहीं करेगा, जिसमें विविध प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं, उन्हीं उद्देश्यों को सीढ़ी बना करके कहीं ना कहीं टीचर क्या करता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करता है, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। सर्वांगीण विकास में आप देखेंगे तो शिक्षक जो होता है वो अपने शिक्षण के माध्यम से बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक सब डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कराता है। ठीक है, तो उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में भी शिक्षण सहायक सिद्ध होता है। ठीक, व्यावसायिक प्रक्रिया में भी शिक्षण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि अब देखेंगे शिक्षण के द्वारा ऐसा वातावरण या ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिससे बच्चा शिक्षण लेकर के, ज्ञान लेकर के वो किसी भी क्षेत्रों में जाता है तो वहाँ पर अपना डेवलपमेंट कर पाता है। अगर उसे को किसी चीज़ का ज्ञान ना हो तो क्या वो व्यवसाय अच्छा कर पाएगा? आज बच्चे सीख करके जिस भी फील्ड में जा रहे हैं वो शिक्षण के द्वारा ही हो पाता है। जब ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं तो जिस फील्ड में जाते हैं वो अच्छा करते हैं, वहाँ पर उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है। तो इसलिए क्या है, व्यावसायिक कह सकते हैं कि व्यावसायिक भी प्रक्रिया है एक शिक्षण। ठीक है, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य भी अगर देखेंगे तो निम्नलिखित उद्देश्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि शिक्षण ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से छात्रों में हम तमाम प्रकार के परिवर्तन करते हैं। और वो परिवर्तन तभी परिलक्षित होता है जब बच्चों के अंदर हम जो अपेक्षाएं करते हैं उसको डेवलपमेंट या परिवर्तन ला सके। तो पहला जो उद्देश्य है कि छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित कराना। तो आप देखिए, जब शिक्षण किया जाता है या शिक्षण के माध्यम से बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता का विकास किया जाता है जिससे कि वो किसी भी क्षेत्र में जाएं तो निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर आ जाए। जब उनके पास ज्ञान रहेगा तो वो निर्णय ले सकेंगे। ठीक है, शिक्षण द्वारा छात्र के आंतरिक एवं बाह्य अनुभव से सामंजस्य स्थापित करना। शिक्षण के द्वारा ही आप देखेंगे तो बाह्य और आंतरिक सामंजस्य भी बच्चे बैठा सकते हैं। वो अपने जीवन में समझ सकेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो ये निर्णय लेने की जो क्षमता है या सामंजस्य बैठाने वाली क्षमता है ना, कि अंदर से कुछ और कह रहा है और हम कर कुछ और रहे हैं, तो हम अंतर्निहित जो हमारी अंदर शक्तियां हैं उसको पहचानें और पहचान करके दोनों में जब सामंजस्य बैठाएंगे, और ये किसके द्वारा हो पाएगा? ये भी शिक्षण के द्वारा ही हो पाएगा, शिक्षा के द्वारा ही हो पाएगा। ठीक है, छात्र को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण ही वो माध्यम है जिसके आधार पर आप देखेंगे कि छात्रों को उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाता है। और ये जो उपयोगी ज्ञान दिया जाता है बच्चों को पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्ञान दिया जाता है ताकि उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। ठीक, छात्र के मानसिक शक्तियों का विकास करना। बच्चों को जब शिक्षण किया जाता है तो उनमें मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। उसको सुनते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करना सीखते हैं। बच्चों में ये चीज़ें डेवलपमेंट होती है, तो मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। छात्रों में वातावरण के प्रति समायोजित करने की क्षमता का भी विकास होता है। अगर ज्ञान हो गया उनके पास तो वो किसी भी वातावरण में अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना और सृजनात्मक कार्य करने के लिए उनको क्या करना? प्रेरित करना, नए नए चीज़ों का निर्माण करना। ठीक है, जैसे बच्चों को जब ज्ञान शिक्षण के द्वारा जब ज्ञान दिया जाता है, सिखाया जाता है, तो आप देखे होंगे कि बच्चे नए नए चीज़ों का भी खोज करने लगते हैं, नए नए वस्तुओं का निर्माण करने लगते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि लकड़ियों का कुछ भी चीज़ निर्मित कराना, कागज से नाव बनाना। ठीक है, या फिर गांव में देखते होंगे कि बच्चे जो बजड़ी नहीं होता है, छोटी वाली बजड़ी, उसका जो बड़े बड़े चेफे निकलते हैं, बीच में जो सोपता जैसा निकलता है, उसको ले करके वो क्या करते हैं? चारपाई बना देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब वो निर्मित कर रहे हैं तो उनके लिए ये सृजनात्मक कार्य है। मिट्टी से बहुत सारे खिलौनों का निर्माण करना,
ये बच्चों के लिए सृजनात्मकता का है। मिट्टी से कह लीजिए, देखे होंगे कि मिर्चा बनाते हैं, बैगन बनाते हैं, आम बनाते हैं और तमाम प्रकार के अपने खेलने से संबंधित खिलौने बना लेते हैं, गोली बना लेते हैं जो गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री का भी वो निर्माण कर लेते हैं जो उनके लिए सीखने के लिए सहायक भी होता है। ठीक है, तो सृजनात्मक कार्य के लिए भी बच्चों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो सीखने के लिए बच्चे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण वो कर लेते हैं। छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना, जो उनका पूर्व ज्ञान है आप उसके आधार पर बच्चों को शिक्षण दीजिए और प्रेरित कर दिए कि वो नए से नए जो चीज़ें हैं उसको भी अवगत हो जाए, उसकी भी जानकारी बच्चों को कहीं ना कहीं हो जाए। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो स्वाध्याय करने के लिए उनको प्रेरित करना, स्वानुभूति या स्किल डेवलपमेंट की क्षमता या कौशल विकास कर सकते हैं, कौशल विकास भी उनके अंदर बच्चों के अंदर कराया जाता है। ये किसके द्वारा होगा? ये शिक्षण के द्वारा ही होगा प्यारे बच्चों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने उद्देश्य आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। वैसे उद्देश्य तो शिक्षण के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर उंगलियों में कहा जाए तो आपको ज्ञान देना, ठीक है, उस ज्ञान के आधार पर आप अपने अंदर तमाम प्रकार के गुणों को डेवलपमेंट कर पाते हैं, सृजनात्मकता का निर्माण हो पाता है, ठीक है, रचनात्मकता का विकास हो पाता है। आप उसी ज्ञान के आधार पर किसी भी स्थान पर, किसी भी समाज में अपने आप को आप एडजस्टमेंट कर पाते हैं। आप इसी शिक्षण के द्वारा, इसी ज्ञान के द्वारा आप अपने अधिकारों को जान पाते हैं, अधिकारों को मांग सकते हैं। तो ये बहुत सारे उद्देश्य कहीं ना कहीं होते हैं। आप शिक्षण जब पा जाते हैं तो आप बहुत सारे कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहन आपको मिलता है, मोटिवेट होते हैं। तो ये बहुत सारे उद्देश्य कहीं ना कहीं निर्धारित होते हैं प्यारे बच्चों। जो मैंने कुछ उद्देश्यों को यहाँ पर लिया हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे प्यारे बच्चों शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व, ठीक है, ये समझते हैं अब। तो शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को भी समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पे हमें चर्चा करना पड़ेगा, तभी आप उसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण आवश्यक है। बच्चों को अगर ज्ञान प्रदान करना है, उनको सिखाना है, तो शिक्षण अति आवश्यक हो जाता है। बिना इसके बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जैसे बच्चा जब भी, अब देखे होंगे, एक बच्चा अगर पैदा होता है तो वो कोरे कागज के समान होता है, या फिर कहा जाता है कि वो कच्चे घड़े के समान होता है। जब उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बताते हैं, सिखाते हैं, और जिस तरीके का हम शिक्षा देंगे उसी तरीके का वो व्यवहार करने लगता है, उसी तरीके का वो सीखने लगता है। तो जैसा आप शिक्षा देंगे, जैसा आप शिक्षण करेंगे, उसी तरीके का वो बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण आवश्यक है। शिक्षण छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। शिक्षण जो है छात्रों को विविध प्रकार के कहीं ना कहीं सूचनाएं देता है, क्योंकि सूचनाएं तो बहुत सारी हैं। जैसे आपके मोबाइल पे भी एक सूचना आता है कि नीता अंबानी का कल बर्थडे है, और जो इस मैसेज को अपने ग्रुप में 15 लोगों को भेजेगा उसको 999 रुपये का जियो का रिचार्ज फ्री मिलेगा। ये भी इन्फॉर्मेशन है, और कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है ये बिना आप जाने क्या करते हैं, फॉरवर्ड करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से टीचर क्या करता है ना, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या उपयोगी है, क्या सही है, वो इन्फॉर्मेशन शिक्षक देता है, शिक्षण के माध्यम से देता है। तो वो सूचनाएं क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, छात्रों में विभिन्न योग्यताएं एवं क्षमताओं को विकसित करने के लिए शिक्षण आवश्यक होता है। ठीक है, अब छात्रों के पास विविध प्रकार की योग्यताएं एवं क्षमताएं होती हैं। अब उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, शिक्षण के द्वारा ही किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, और उसकी पहचान शिक्षक करता है। और शिक्षक उस छात्र के आंतरिक शक्तियों को पहचान करके उसको बाहर निकालने का काम टीचर करता है अपने शिक्षण के द्वारा। ठीक, तो शिक्षण छात्रों के जीवन के अनुभवों से अवगत करता है।
ऐसा शिक्षण दिया जाए जो जीवन के अनुभव से जोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि हम सीख लिए साइन थीटा कॉस थीटा ना टेन थीटा, लेकिन अब उसका हमारे जीवन में क्या प्रयोग है आज तक नहीं समझ पाए। तो ऐसा जो ज्ञान हम ले रहे हैं ना, जो सीख रहे हैं, उसका हम अपने जीवन में किस तरीके से प्रयोग करें। टीचर कहीं ना कहीं अपने अनुभवों के द्वारा उसको बच्चों को बताता है, सिखाता है, शिक्षण में ज्ञान देता है। ठीक है, ताकि आप भी क्या कर सके, छात्र को अपने जीवन में उसको अवगत करा सके। हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं तो उसको क्या करते हैं, गणित में, हिंदी में या अन्य विषय जब भी हम सीखते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि हाँ जो सीखा हुआ ज्ञान था उसका हमने प्रयोग किया। ठीक। शिक्षण बालक का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ भावी जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक। तो जब शिक्षण क्या होता है, तो शिक्षण क्या करता है, बालक का सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास कैसे, जो हमने कहा था, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, संश्लेषणात्मक, फिर उसके बाद विश्लेषणात्मक, मूल्यांकन, सामाजिक ना, संवेगात्मक, ऐसे कहीं ना कहीं वो तमाम प्रकार के डेवलपमेंट करता है जिससे बच्चे का चौमुखी या फिर सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, और वो कब होगा, जब बच्चे इसको सीखेंगे और अपने भावी जीवन के लिए तैयार होंगे ना। देखिए जो हमने बात किया कि छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को विकसित करने में शिक्षण से सहायता मिलती है। जब टीचर शिक्षण देता है तो शिक्षण के दौरान सबसे पहले उसको क्या, जो भी तथ्य रहते हैं उसके बारे में उसको जानकारी दी जाती है। तो पहले वो मेमोरी लेवल पे उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, सीखता है, समझता है, जानता है उसके बारे में, फिर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचता है ना। यहाँ पर उसकी थोड़ी सी समझ और विकसित होती है, तब वो जाकर के उस शब्द के बारे में क्या सही है क्या गलत है, दो चीज़ों में अंतर करना, तुलना करना, उसका व्याख्या देना, सब यहाँ पे ये सीखता है। फिर क्रियात्मक पक्षों का विकास करता है, उसको करता है, अपने जीवन में प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये शिक्षण के माध्यम से ही हो पाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब शिक्षण के द्वारा छात्रों में यही नहीं है, बहुत सारे हैं जिसमें संगठन कह सकते हैं या फिर लीडरशिप की भावना डेवलपमेंट की जाती है बच्चों के अंदर, ये शिक्षण के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, और कहेंगे तो शिक्षण में सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है, तो नए नए चीज़ों का भी यहाँ पे निर्माण करना बच्चा सीख जाता है। उसके साथ अगर कहें तो शिक्षण का महत्व सिर्फ ये नहीं है, मात्र ये नहीं लगा लिया जाता है कि कह सकते हैं शिक्षण बालक को सिर्फ प्रशिक्षित करता है, वो बच्चों को ना सामाजिक वातावरण से भी परिचित कराता है कि हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से रहना चाहिए। ये शिक्षण ही है जो आपको क्या करता है, एक सर्वोच्च नागरिक बनाने का प्रयास करता है। शिक्षण के माध्यम से ही आप अपने स्वयं का व्यक्तिगत विकास करते हैं, जिसकी जैसी शिक्षा होगी उस प्रकार के बच्चे का उस तरीके का डेवलपमेंट होता है। कहते हैं ना कि जितना सीखोगे उतना आप जान पाओगे। तो इसलिए शिक्षा कहीं ना कहीं या शिक्षण जो है आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करता है, तो इसलिए आवश्यकता महत्व है शिक्षण का। अब उसके पश्चात है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला जो कारक देखने में लग रहा है, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया है, क्योंकि हमने पहले बताया कि शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत उसको नियोजित करके हमें संचालित करना रहता है, जो कि छात्र और शिक्षक के बीच में ही ये अंतःक्रिया चलती है। अब अंतःक्रिया चलने के पीछे क्या है? एक उद्देश्य है, और वो उस उद्देश्य को टीचर पूरा करना चाहता है। जैसे बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास करना, रचनात्मकता का विकास करना, संश्लेषण विकास करना, विश्लेषण विकास करना, मूल्यांकन की क्षमता का विकास करना,
कौशलों का विकास करना, अनुप्रयोग करना, या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास करना, बोधात्मक विकास करना, ये बहुत सारे कहीं ना कहीं उद्देश्य टीचर निर्मित करके आता है। अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब शिक्षण क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो एज ए शिक्षक हम चाहते हैं कि जो हमने उद्देश्य बनाया उसको पूरा कर ले। अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो आप देखे होंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता भी जो होता है वो शिक्षण को प्रभावित करती है। हर एक क्लास में आप देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई प्रतिभाशाली बालक है तो कोई सृजनात्मक बालक है, तो पिछड़ा बालक है तो कोई जड़ बुद्धि का बालक है, तो कोई समस्यात्मक बालक है। अपनी विविधताएं लेकर के क्लास में बच्चे आ रहे हैं और सबको एक ही शिक्षक शिक्षण के माध्यम से सिखा रहा है। तो सबसे पहले अगर उन विविधताओं से परिचित नहीं है तो उसका जो शिक्षण होगा वो प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्यक्तिगत विविधताओं का ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य अगर किया जाएगा तभी प्रभावशाली हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो बाधा उत्पन्न कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों होगा। ठीक है, ये बातें भी ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। छात्रों का मनोशारीरिक स्तर, तो शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का जो मानसिक एवं शारीरिक स्तर है वो भी क्या करता है, शिक्षण को प्रभावित करता है। शिक्षण जब प्रदान किया जा रहा है तो बच्चे क्या हों, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो सिखाया जा रहा है उसको सही ढंग से वो आत्मसात या ग्रहण कर सकें। अन्यथा अगर स्वस्थ ही नहीं होगा, बच्चा बीमार होगा या अस्वस्थ है, तो उसको कितना हो अच्छा ज्ञान आप दे दीजिए, वो अपने मस्तिष्क पटल पर उसको धारण नहीं करेगा, उसका सीखने में रुचि नहीं होगी, नहीं सीख पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बाधा उत्पन्न करेगा शिक्षण में। ठीक है, तो मनोशारीरिक स्तर भी क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके पश्चात है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जिस क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास का वातावरण भी अनुशासित और शांत होना चाहिए। आपने बहुत सारा प्लानिंग किया है कि आज हम जाएंगे, ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे, उद्देश्य भी बना लिया है सब, लेकिन आए क्लास में जो है पहले से बच्चे मार झगड़ा कर रहे हैं, अब आए आप देखें, अब उसके पश्चात उस बच्चों को समझाने में, समस्या का समाधान करने में आपका समय चला गया। आप जो प्लानिंग करके आए थे वो तो 15-20 मिनट आपका उसी में चला गया, प्लानिंग धरी की धरी रह गई। उसके साथ साथ जैसे वातावरण ऐसा के अंतर्गत आप देखेंगे तो वातावरण हम कह सकते हैं कि कक्षा में बहुत ज़्यादा शोरगुल है या कक्षा के बाहर बहुत ज़्यादा, अभी आप पढ़ा रहे हैं, इधर बगल साइड से डीजे बजता हुआ जा रहा है तेजी से, शोरगुल हो गया, बच्चे का तुरंत ध्यान उधर डीजे पर जाएगा। या फिर कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो कि बच्चे उधर उनका ध्यान जा रहा है, तभी डिस्टर्बेंस होंगे। या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगे, गर्मी का मौसम है, बिजली चली जाए, गर्मी लगे, बच्चे कॉपी लेकर के ऐसे ऐसे हवा ले रहे हैं, तभी वो शिक्षण प्रभावित होगी। बरसात का मौसम है, बिजली तड़क रही है, अंधेरा हो गया, तो क्या आप शिक्षण कर पाएंगे प्रभावशाली ढंग से? नहीं। इस इन्वायरमेंट के कारण भी कहीं ना कहीं शिक्षण प्रभावित होगी, बच्चों का ध्यान उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। ठीक, तो कक्षा का वातावरण सही होना चाहिए। ठीक है, तभी वो शिक्षण प्रभावशाली ढंग से होगा। शिक्षण क्रिया का नियोजन, जो भी शिक्षक को पढ़ाना है, सिखाना है, वो पहले से ही टीचर्स को प्लानिंग कर लेना चाहिए। बिना प्लानिंग का, बिना नियोजन का अगर आप शिक्षण कार्य करने के लिए आते हैं तो आप हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट बोलेंगे, फिर उसके पश्चात आपके पास उस टॉपिक पे शब्द भंडार नहीं होंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप उतने अच्छे तरीके से शिक्षण आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और पहले से ही अगर तय है, प्लानिंग है
कि हमें जाना है, इस टॉपिक पे चर्चा करना है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्या कर लें, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण कर लें। कौन सी विधि की सहायता से हमको शिक्षण करना है वो भी तय कर लें। कब प्रश्न पूछना है, कब बच्चों को और प्रश्न के हिसाब से हमको फीडबैक देना है, ये सारी चीज़ें अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं पहले ही तो शिक्षण प्रभावशाली होगा। अन्यथा अगर प्लानिंग नहीं है, शिक्षण क्रिया का नियोजन आपने पहले से नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं शिक्षण जो है वो बाधा होगी। भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम तमाम भौतिक जो वस्तुएं होती हैं उसको निर्मित कर लेते हैं और उसकी सहायता से हम शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। अगर इनका अभाव है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया जिसमें मानचित्र, ग्लोब या और भी बहुत सारी सामग्रियां आएंगी, अगर ये आपके पास बुक भी अगर नहीं है तो आप उतने अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके अभाव में आपका थोड़ा सा टीचिंग प्रभावित होगा। ठीक है। बाल केंद्रित एवं शिक्षण प्रविधि, तो देखिए शिक्षक द्वारा जो शिक्षण की जा रही है वो पहले क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक को ध्यान में रख करके आप पहले प्लानिंग करें कि हमें किस स्तर के बच्चों को पढ़ाना है, किस कक्षा को पढ़ाना है, किस IQ वाले बच्चों को पढ़ाना है। ये पहले प्लानिंग कर लेंगे, फिर उसमें किस विधि से उनको पढ़ाना है ये भी अगर तय कर लेंगे तब तो आपका शिक्षण प्रभावशाली होगा। अन्यथा आप पहले से प्लानिंग नहीं किए कि हमको खेल मेथड से पढ़ाना है, किंडरगार्टन मेथड से पढ़ाना है जिसमें बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं, अगर आप व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे या फिर जा करके ऐसे ही अगर ओरली बताने लगे कुछ भी चीज़ें, तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। तो जो भी शिक्षण हो वो बाल केंद्रित हो। अगर बाल केंद्रित नहीं होगा, यहाँ वहाँ की बातें अगर आप बताएंगे तभी बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे। ठीक है। और जो शिक्षण विधि हो वह कैसी होनी चाहिए, क्रिया पद्धति पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें बच्चे को इन्वॉल्व करें आप, बच्चों की सहभागिता आप ज़्यादा लें। जहाँ पर बच्चे सहभागिता करेंगे, एक्टिव होंगे, वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा। खेल विधि का प्रयोग कराइए। ठीक है। करके सीखने पर जोर दीजिए, बच्चों को इन्वॉल्व करिए, वो ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। और नहीं तो फिर क्या होगा, ये प्रभावित होगा, सीधी सी बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2-2, 3-3 पॉइंट पूछता है। बहुत ज़्यादा लिख करके यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर के लिए सफिशिएंट नोट्स है, तो आप इसको उतार लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद साफ कर देंगे हम लोग। अच्छा प्यारे बच्चों, एक ध्यान रखिएगा आप लोग बात कि ये जो टॉपिक है ये आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है, शिक्षण जो है। अब हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे क्लास में वो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। बहुत ही अच्छा रोचक टॉपिक है और मैंने बहुत सारे क्लासों में इसको पढ़ाया भी है कि, और कुछ वीडियो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग संप्रेषण को लेकर चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसका बीएड में अगर आप देखते हैं तो थोड़ा और सा व्यापक है, आप में उतना व्यापक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिसके आधार पे आपका पाठ्य वस्तु है उतना आपको संप्रेषण के अंतर्गत बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों वो संप्रेषण का होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही है, इसको नोट कर लीजिए सब लोग।